हेलो। तो आज आगे चलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया था। देखो, ये देख लिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम का निकालना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, इसमें आप और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम किसी सेंटर ऑफ मास से अगर निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास से गुजरता है कोई भी एक्सिस, तो हम जो है रिड्यूज मास निकाल करके रिड्यूज मास से हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ये भी हमने देख लिया था। और जैसे कि एक से ज़्यादा सिस्टम का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया था। आज हम देखेंगे रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या होता है देखते हैं। जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई रिजिड बॉडी है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये कोई एक्सिस है, ठीक। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु, एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है। ये सारे क्या है, ये पॉइंट क्या है, मास है। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। और ये m4 है, ये m5 है, और ये m6 है, इस प्रकार से। और ये जो इनकी डिस्टेंस है, ये यहाँ से इनकी डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से। ये r1, r2, r3, ठीक है। इस प्रकार से डिस्टेंस है, ठीक है। और क्लियर बना देता हूँ मैं। एक मिनट बस, है ना। r1 डिस्टेंस पर m1 है, यहाँ कोई पार्टिकल। और ये r2 डिस्टेंस पर कोई m2 है, r3 पर ये m3 है कोई, ठीक है। इसके अंदर ऐसे m4, r4 डिस्टेंस पर, r5 डिस्टेंस पर m5, ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। तो हम अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस पूरी बॉडी का, इस एक्सिस के अलोंग बाई वाई डैश एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, तो क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, मतलब M1 R1 का, प्लस I3, ऐसे जितने भी इसके अंदर जो है सिस्टम बन रहे हैं छोटे छोटे इस पूरी बॉडी के अंदर, उनका हम एडिशन कर देंगे। तो IN, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो I इज इक्वल टू बाई वाई डैश करेंगे, तो I1 क्या होगा, M1 R1 का स्क्वायर, I2 M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर, ऐसे जाते जाते MN और RN का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब इसमें से हम कंडीशन क्या है, अगर ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये मास पॉइंट हैं, अगर हम मान लेते हैं M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू MN, ठीक है। इफ तब क्या कंडीशन बनेगी, तब I अलोंग बाई वाई डैश के क्या होगा, M इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस तो अलग अलग रहेगी ना सबकी, इसके अंदर पोजीशन तो अलग अलग रहेगी ना, R3 का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर, ये कंडीशन बनकर आ जाती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, अभी पता लग जाएगा,
ठीक है, बाई वाई डैश। ठीक है, एम हमने कॉमन ले लिया था। ठीक है, एम क्या था, ये मास था। ठीक है, पॉइंट मास। ठीक है, इनटू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर। अब अगर हम इसे जो है, ये निकल कर आ गया, इसे हम n नंबर ऑफ n बाई एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n नंबर ऑफ मास है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बाई वाई डैश, बाई वाई डैश एक्सेस के अलोंग m इंटू एन करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा ना, मतलब जितने भी वो पॉइंट हैं इसके अंदर, मतलब n नंबर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, इसका एक का मास m है, तो इन सबको मिलाकर कितना मास हो जाएगा, m इंटू एन। ठीक है, तो ये m इंटू एन हो गया, और ये जो n है ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस जितने भी R हैं, नंबर मतलब नंबर ऑफ पोजीशन है, Rn का स्क्वायर अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, I, ये m इंटू एन जो है ये टोटल m हो जाएगा, कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, टोटल मास ऑफ बॉडी कैपिटल M, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे के स्क्वायर से। ठीक है, ये सारे ये जो है आर स्क्वायर अपॉन ये है, तो ये जो है इसमें जो के है ना, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट इन सब का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर अपॉन n। ये के है, और ये के क्या है यहाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये के रेडियस ऑफ गायरेशन है, समझे। तो ये इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में देखें तो m के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, अब ये जो k है रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ पर हमारा जो मास है उस पर डिपेंड करता है, और कहाँ कहाँ पर मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, कैसी शेप है बॉडी की, लेकिन डिपेंड नहीं करता किस पर, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर, मास ऑफ बॉडी, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन या शेप ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का अगर हमने निकालना होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, वही है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी ऐसे ही। ठीक है, जैसे एक देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके बाद ये रेडियस ऑफ गायरेशन खत्म हो जाता है, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका यूज कहाँ है वह आगे देखेंगे हम। ठीक है, यूज है इसका, इस कारण से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कोई है, ठीक है,
ये कोई मास, ये 3 मास है इस पर, ये 1 2 3 है, ठीक है। m मास है ये m, और ये एक्सेस है, ठीक। इसके अलोंग हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो पहले हम देखेंगे, और इसकी जो लेंथ है ये क्या है, a है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से यहाँ तक ये a/2 हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बाइक अलोंग, तो क्या होगा, I1 I2 सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मास का, सेकंड मास का, थर्ड मास का, एन अलोंग किसके डायरेक्शन के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग, y डैश के अलोंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू I1 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, इसी एक्सिस पर आ रहा है, उस कारण से m, रेडियस कितनी है 0 का स्क्वायर, प्लस I2 कितना होगा m, ये रहा 2, ठीक है। मास m है, डिस्टेंस कितनी है a/2 का स्क्वायर, प्लस m, ये भी डिस्टेंस कितनी है इसकी, थर्ड की, a/2 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma²/4 प्लस ma²/4, ये हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ma²/2 हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के अनुसार ये तो हो गया, हमें निकल कर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम निकालते हैं। और I इज इक्वल टू क्या होता है, m के स्क्वायर भी होता है ना, मतलब टोटल मास किसी भी सिस्टम का, और रेडियस ऑफ गायरेशन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या है, यहाँ m क्या है, टोटल मास इंटू k का स्क्वायर, यही तो है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम इससे रिलेट करते हैं, इक्वल में करते हैं, ये y डैश के अलोंग ही है, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा हमें, I इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ 3 मास है, 1 2 3, तो 3m इंटू k स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा इसके, ठीक है, इसके। तो m a²/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a²/6। तो k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, a/√6, ये k निकल कर आ गया, इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकल कर आ गया। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, मतलब a/√6, ठीक है। मतलब जो एक प्रकार से रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, पोजीशन का क्या है, एवरेज है, पोजीशन का स्क्वायर करके उसका जो है एवरेज निकालते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया, आगे इसका यूज हम देखेंगे। अब आप कैसे भी, एक मिनट, ठीक है। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज भी देख लेंगे, और अब देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रिंग, डिस्क, ठीक है, रॉड, या फिर स्पेयर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, तो पहले रिंग का देखेंगे। रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या होता है, वह mr² होता है अलोंग एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग। जैसे ये
रिंग है। ये कैसे आता है वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन ये वो डेरिवेशन नहीं आएगा, मेन चीज़ आएगी ये फॉर्मूला। ये रिंग है, ये इसका एक्सिस है, इस ये एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो ये कोई एक्सिस है, एक्सिस कोई भी मान सकते हैं, बाई एक्स किसी भी एक्सिस से में रख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये इस रिंग का क्या है, मास क्या है, एम है, और यहाँ से इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो उस कारण से इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम इस रिंग को जो है डायमीटर के अलॉन्ग जो है ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये बाई था, ठीक है, ये बाई था, जैसे कि ये कोई रिंग है ना, ये 2D तो होती है, तो इसके अंदर दो एक्सिस तो होंगे, एक्स वाई या फिर एक्स जेड, और ये एक एक्सिस ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ये जेड एक्सिस ये या फिर वाई एक्सिस नाम रख देते हैं इसको, वाई एक्सिस है ये। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो जो बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वह क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ऐसे डायमीटर से होकर अगर हम गुजार रहे हैं या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तब उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर ऐसे अगर पास करता है रिंग से, ठीक है, और रिंग की ये तो कैसे अलोंग सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, और ये जो होगा ये कैसे होगा, अलोंग डायमीटर। ये हम रखते हैं एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो इसका आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ये अभी याद रख लो कैसे आया, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अलोंग डायमीटर, क्योंकि डेरिवेशन काम में नहीं आएगा, ये फॉर्मूला ही काम में आएगा। ठीक है, अब डेरिवेशन मैं बता देता हूँ पहले, और भी जो है, चलो डेरिवेशन पहले बता देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है मतलब उसके अलोंग अगर हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे करते हैं डेरिवेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये बना देते हैं हम रिंग। ठीक है, ये रिंग है, ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इससे कोई एक्सिस पास हो रहा है क्या, ये एक्सिस है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, आर इसकी रेडियस है। अब इसका हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या होता है रिंग का, वो डिराइव करना है। तो देखो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा इसका हिस्सा ले लेते हैं इस रिंग का। ठीक है, ये हमने ये रिंग का एक जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है क्या ले लिया हमने, एक पार्ट ले लिया, कोई पार्ट ले लेते हम, ए बी पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास हम मान लेते हैं डीएम मास होगा। ठीक है, छोटा सा हिस्सा है तो इसका डीएम, सबको मिला करके एम मास होता है। ठीक है, डीएम मास होगा। तो हमें इसकी जो इस केवल इस वाले जो मास की डीएम मास के लिए आई क्या हुआ, डी आई छोटा सा, डी आई इक्वल टू क्या हुआ, डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये होगा या नहीं, इसके लिए ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्सिस बाई वाई डैश एक्सिस है, उससे मास कितना dm और डिस्टेंस r है, तो ये होगा। ठीक है, हमें निकालना किसका, पूरी रिंग का। तो टोटल टोटल जो है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होगा। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 0 से i तक है, और m कहाँ से जा रहा है, छोटा सा पॉइंट यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर के पूरा m तक पूरा मास जा रहा है। तो ये क्या होगा, डी का टोटल i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तब i का डी का विद रेस्पेक्ट, इसमें कोई रेस्पेक्टेशन नहीं दे रखी, तो डी का i होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है। इसमें से जो कांस्टेंट है r स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और dm का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से m तक, तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू dm का m ही हो जाएगा। ठीक है, तो m r स्क्वायर। तो ये रिंग का निकल के ऐसे आ गया। ठीक है, समझिए, रिंग का ऐसे आ गया। अब दूसरा देखते हैं, मोमेंट ऑफ, ठीक है, रिंग हमारा कंप्लीट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along geometrical एक्सिस। अब कोई डिस्क है, पहले उसका लिख लेते हैं, होता क्या है, डिस्क का जो है आई जो होता है, क्या होता है, m r स्क्वायर अपॉन 2 होता है, अलोंग से ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये कोई डिस्क है, डिस्क क्या होगी, ये डिस्क समझ रहे, जैसे आपने सीडी प्लेयर देख, वो सीडी देखी है, वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीवीडी सीडी जो आती थी पहले। ठीक है, तो ये है, ये बीच में, तो इसके अलोंग जो है ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से हमारा क्या है, ये गुजर रहा है। तो इसके अलोंग जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। और अगर हम डिस्क को, हम डिस्क के अगर डायमीटर के अलोंग निकालें ऐसे, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ये एक्सिस से ना निकल करके एक्सिस से ना निकल करके डिस्क के डायमीटर, समझ रहे हैं, ये जैसे ये बीच का जो है ये एक्सिस है, इससे निकलेगा, उससे ना निकल करके ऐसे डायमीटर से निकल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे डायमीटर से अगर निकल रहा है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा। ठीक है, इसको डेराइव भी कर देता हूं मैं, अभी देखो डेरिवेशन, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कोई डिस्क है। ठीक है, डिस्क के अगर हम एक यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी दूरी पर हम, एक मिनट थोड़ा बना, वैसे एक्चुअली बात बताऊँ ना, लैब असिस्टेंट के लिए डेरिवेशन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, ये कोई डिस्क है, ये सेंट्रल एक्सिस से यहाँ गुजर रही है, ये सेंट्रल एक्सिस है, और यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर कोई एक जो है थोड़ा सा एलिमेंट लिया, सेगमेंट लिया इस डिस्क का, dx इसकी बढ़त है, ये जो बढ़त है ये इसकी, समझ रहे हैं बात को, ये जो है ये क्या, dx। ठीक है,
लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरिया है, तो मास पर यूनिट एरिया, पर एरिया कितना हुआ पाई, इसका जो डिस्टेंस क्या है यहाँ से, रेडियस क्या है आर है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो है, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया में ये रहेगा, ठीक है। पर यूनिट एरिया में मास है ये, ठीक है। तो अब देखो हमें इस सेगमेंट का क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, ठीक है। इस सेगमेंट का मास आ जाएगा, तो हम इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का निकल कर आ जाएगा। तो इस सेगमेंट का निकालने के लिए ये तो क्या हो गया, मतलब एक यूनिट मास के अंदर कितना, एक यूनिट एरिया के अंदर, ये कोई एक यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया का मतलब समझते हैं आप, जैसे देखो कोई भी चीज़ है उसमें एक यूनिटी लेकर के आए, फिर उसी से हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर दें, भाई यूनिटी होती है। जैसे कि आप ये कोई धागा लेते हैं या फिर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, तो जैसे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, या फिर 1000 मीटर लीजिए, है ना, 1000 मीटर हैं, 1000 मीटर हैं, ठीक है। 1000 मीटर में आपको यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी 1 मीटर। 1 मीटर से हम मापेंगे कि 1000 मीटर हमें जाना, तो 1 मीटर की दूरी हम कितने देर में कर रहे हैं, या फिर 1 मीटर, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो वही हम 1000 में करेंगे, यानी कि 1 मीटर दूरी हम 2 सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यूनिट आ गई यहाँ, 2 सेकंड में 1 मीटर, 1 यूनिट काम कर रहे हैं, 1 यूनिट चल रहे हैं, तो 1000 मीटर चलने में कितनी सेकंड लगेंगे, तो 2 इंटू 1000 कर देंगे ना, तो आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार से समझ रहे हैं, थोड़ा तो समझ में आया होगा यूनिट का मतलब क्या हुआ। किसी भी चीज़ के अंदर यूनिट का मतलब यही होता है, जैसे कि 1 किलो चीनी जो है हमारी 100 रुपये की है, ठीक है। तो 10 किलो किसकी होगी, तो 10 kg कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट उसी में निकाली जाती है। अब जैसे मान लेते हैं 100 ग्राम चीनी जो है, 100 ग्राम चीनी 10 रुपये की है, तो 1 ग्राम कितनी होगी, या फिर 100 ग्राम 10 रुपये की है तो 1000 ग्राम कितने की होगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट आ जाएगी। यूनिट का मतलब शायद समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा तो ये समझ लें कि यहाँ एक पॉइंट का जो है मास जो है, इस एरिया का मास ये है, तो हम पूरे एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस मास से, इस छोटे से एरिया का मास कोई मान लेते हैं ये मास है, ठीक है। तो इस सारे एरिया को अगर हम इस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मास आ जाएगा कि नहीं, बस यही समझाने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। हमने यूनिट मास निकाल लिया, अब हमने ये जो सेगमेंट लिया है, हमने ये हाईलाइट किया है बाहर से, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया सीधी सी बात है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक तो x है, और फिर उसके बाद ये इसकी जो लेंथ है, इस सेगमेंट की जो लेंथ है या फिर मोटाई जो है वह dx है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है होगा इसका x प्लस dx। ये यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक, देखो इसे मैं बड़ा करके थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये कोई है, ये हमने ये सेगमेंट निकाल लिया, ठीक है, बाहर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, x प्लस dx, है ना, यहाँ तक। तो x प्लस dx का एरिया जो है, मतलब यहाँ तक का जो एरिया है उसमें से ये वाला एरिया, x तक का एरिया अगर घटा देंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा ना। तो x पाई x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा इस सेगमेंट का, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये इसमें वो लगा देंगे x स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। तो ये लगने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फाइनली सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा,
तब आ जाएगा 2π(x)dx। ठीक है, ये एरिया निकल कर आता है। ये कैसे आता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे हम कर सकते हैं। देखो π(x² + dx² + 2x/a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, वो उससे सॉल्व किया 2x dx। ठीक है, और -x² है ही। ठीक है, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो πx² + πdx² + 2πx dx, तो -πx², तो -πx² से ये कैंसिल हो जाएगा। और dx² जो है वह बहुत नेग्लेक्जिबल है, मतलब जैसे कि बहुत छोटी संख्या है, dx क्या है, बहुत छोटी है। अब देखो किसी का छोटी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वह और छोटी हो जाएगी। जैसे 0.1 × 0.1 करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो उस कारण से इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2πx × dx हो जाएगा। ठीक है, समझिए, समझ गए होंगे, है ना। तो अब देखो हमें एरिया भी निकल कर आ गया उस सेगमेंट का। अब बस हमें आगे डिराइव करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = क्या हुआ, टोटल मास m और r² होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमें इस I = क्या होगा, यहाँ dm मास का है, di होगा dm मास का। नेक्स्ट उसमें करते हैं। ठीक है, तो उस छोटे सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di = क्या होगा, dm इसका जो मास है वह क्या है, dm मास है। ठीक है, dm × डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, x दूर है ना, वो मास जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है, इनटू x²। ये जो हो गया उस सेगमेंट का मास हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ di = इंटीग्रेशन ऑफ dm x² करेंगे तो di का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और dm और x², तो dm क्या है, यह मास क्या है, मास तो है, dm क्या होगा, उस यूनिट dm, देखो यूनिट मास कितना होगा, यूनिट मास कितना था, m/, यूनिट मास था m/π r²। ठीक है, ये कैपिटल M। ठीक है, तो dm कितना होगा, इसे dm मास क्या होगा, इसे dm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m/π r² इंटू dm से मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, हाँ, ये यूनिट मास होगा तो dm मास कितना होगा, dm मास, ये यूनिट मास क्या है, पर एरिया है, पर यूनिट एरिया। तो इससे हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, जो इस dm मास का जो एरिया है, dm मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m/π r² इंटू 2πx dx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m/π r² इंटू 2πx dx। तो ये जो मास आया है ये dm आया है, समझ में आया, dm आया है ये मास, इंटू x² है ही, बाद में वो डिस्टेंस है x²। तो अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा, ये पहले m/r² आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे हम, और ये जो पाई से पाई कैंसिल हो, यहाँ 2 है तो 2 भी बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अब अंदर क्या बचा, x
और एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये बचा ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ एक्स क्यूब और डी एक्स बचा, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रही है रेडियस, 0 से r तक जा रही है, उस पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा 2m/r²। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x³ + 1/4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, 2m/r²। और ये क्या हो जाएगा x⁴, और ये जो 4 है हम बाहर निकाल कर ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ r की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो i = हो जाएगा 2m/ ये 4r है, ठीक है। तो 2 से हम 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये जो 4 है यहाँ पर निकल कर आया 2m/4r²। और यहाँ r से 0 जा रहा है, तो r⁴ - r⁴, ठीक है। तो i = फाइनली जब सॉल्व करेंगे हम, तो 2 से 2 जब 4 2 बार चला गया, m/2r² इंटू ये जो है r⁴ बाहर निकल कर आ गया। तो i ऑफ डिस्क का i क्या होगा, यह r² से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो m/r²/2। तो ये i की वैल्यू इस प्रकार से हमने डिराइव की है, ठीक है। तो वैसे ये जो है डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना है i = mr²/2 फॉर डिस्क। और अगर हम अलोंग डायमीटर के अलोंग लेंगे डिस्क के, तो i की वैल्यू ये रहेगी mr²/4, और रिंग की वैल्यू क्या रहेगी, mr²। तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम और सारे डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं चाहिए। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, अलोंग सेंटर ऑफ मास। ये कोई रॉड है, कोई थिन रॉड है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। इसके अलोंग अगर हम, ये कोई एक्सिस है, इसके अलोंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रॉड का, तो क्या आता है, ये रॉड की क्या है, l लेंथ की रॉड है, तो आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, ठीक है। और अगर इस रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक इसके एज से या कॉर्नर से निकालें यहाँ इसके अलोंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mL²/3, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे हमने केस देखा था रिंग का क्या होता है, mr² होता है। अब ऐसे ही हम बहुत सारी रिंग लगातार यहाँ पर ऐड करते जाएं, तो एक क्या बन जाएगा, एक बहुत सारी रिंग अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। तो होलो सिलेंडर का भी जो होता है ना, सिलेंडर का जो आई होता है वह क्या होगा, mr² ही होगा, होलो सिलेंडर का भी, ठीक है। अलोंग इसके अंदर से होकर के गुजरे तो, ठीक है, इसका भी mr² होगा। और अगर होलो सिलेंडर या फिर अगर कोई डिस्क है, ठीक है, ये इसके अंदर डिस्क का क्या देखा था हमने, mr²/2 दोनों ड्राइव भी किए थे। तो अगर सॉलिड अब लगातार इसके ऊपर एक और डिस्क रखते जाएं, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएं, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा,
एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जो किसका था, सॉलिड डिस्क का होगा भाई। यहाँ बस जो एम होगा ना, मास चेंज होगा ना, ये सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ठीक। ये एम डैश होगा क्योंकि मास बढ़ जाएगा, यहाँ एम डैश मास होगा, ठीक है। बस जो इसका मास है, गिवन मास है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। और अगर हमसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कोई सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ऐसे है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे अलोंग सेंटर, तो देखो ये क्या बन गया, जैसे रिंग है, ये रिंग है, रिंग के हम डायमीटर से हम निकालते थे, तब क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब होता था एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका जो होगा होलो सिलेंडर का अलोंग, ऐसे डायमीटर के अलोंग होलो सिलेंडर है, ये डायमीटर के अलोंग क्या होगा, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास से निकल रहा है उसका तो क्या होगा, और जो इसके अलोंग होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से तो निकल ही रहा है, साथ में ये क्या है, होलो सिलेंडर है, तो सेंटर ऑफ मास का तो हमने देखा था एम एल स्क्वायर अपॉन 12, लेकिन साथ में और क्या ऐड हो जाएगा, इसके डायमीटर से निकल रहा है, हमने रॉड का देखा था, उस रॉड में जो ये आर है ना, आर 0 है, रॉड पतली है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बहुत पतली मान करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस इस रिंग के अलोंग कैसे होगा, डायमीटर के अलोंग कैसे होगा रिंग का, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये अगर हम आर को अगर हम 0 कर दें, आर इज इक्वल टू 0 कर दें, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, तब क्या आ जाएगा भाई, सॉलिड जो है क्या आ जाएगी, रॉड आ जाएगी, रॉड के यहाँ सेंटर से अलोंग, तो यही निकल कर आ जाएगा ना, समझे। और सेम अगर हम क्या करें, ये होलो सिलेंडर, और अगर यही चीज़ हम किसके साथ करें, ये जो है हमारा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, और इसके यहाँ ऐसे निकल रहा है सेंटर ऑफ मास से, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग रिंग का क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस डिस्क के डायमीटर के अलोंग क्या होगा, ये डिस्क ही तो है, तो वह होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इस प्रकार से ये इसका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी प्रकार से अगर कोई, जैसे ये जो है रेक्टेंगुलर कोई स्लैब है, ठीक है, मतलब कोई भी स्लैब है एक, इसकी एल लेंथ है और विड्थ जो है इसकी बी है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो अगर हम इस विड्थ को अगर 0 कर दें तो ये रॉड बन जाएगी एल, बिल्कुल ही एल लेंथ की, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, एम एल स्क्वायर अपॉन 2। और अगर हम इसको एल को 0 कर दें तो बिल्कुल ये विड्थ ही बचेगी, तब इसका क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। तो अब ये दोनों है तो ये इसका क्या होगा, एम कॉमन में आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये याद रखना है। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर में ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो वह क्या हो जाएगा, स्क्वायर का लिख देते हैं, चलो ये स्क्वायर की स्लेब है, ये भी एल है और ये भी एल है, तब इसका आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 12। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। ऐसे क्यूब का हो जाएगा, क्यूब का एम ए स्क्वायर, मैन जो है वो लिख देते हैं हम, ठीक है, सेल या होलो स्पेयर, ये आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा 2/3, याद रखना, ठीक है, 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर का क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ये हमें याद रखने हैं,
रिंग का याद रखना है, रिंग का दोनों साइड से, सेंटर से और अलोंग द डायमीटर। डिस्क का याद रखना है, रॉड का याद रखना है ml²/12 सेंटर ऑफ मास के अलोंग। ठीक है, ये हमने सारी समझ ली हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम है, दो थ्योरम है, एक तो है परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी है पैरेलल एक्सिस। ठीक है, यहीं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर ओनली फॉर 2D, फॉर ऑल पैरेलल एक्सिस फॉर ऑल शेप्स। ये केवल 2D में जो है उसी के लिए है। जैसे सीधी सी बात है, ये जो अपॉन में आया था ना, जैसे डायगोनल का अलोंग निकालते हैं तो mr² क्यों आता है, ये परपेंडिकुलर थ्योरम से ही समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ हम इसको समझना कोई ज़रूर नहीं है। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होती है, जैसे कि कोई भी डिस्क है, ठीक है, ये किस प्लेन में होती है, ये एक्स और वाई प्लेन में है, 2D है, या फिर ये कोई रिंग है, ये एक्स वाई प्लेन में है। हम ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या मान लेते हैं हम, जेड एक्सिस है ना, और इससे पास होने वाला ये क्या है, इससे पास होने वाले ये क्या है, बाई एक्सिस है। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एक्सिस के अलोंग मालूम है क्या है, बाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा बताओ, mr² होता था ना, ये हमें मालूम है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें जेड एक्सिस के अलोंग निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, तो वह क्या होगा, मोमेंट किसी इस रिंग के अंदर, यहाँ पर ये कोई भी रिंग या डिस्क है, ये कोई यहाँ पर ये मास p है, p के अलोंग हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, उससे निकलेगा। तो सीधी सी बात, आप ये याद रखो, परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या हो, सॉरी यहाँ अलोंग बाई एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड, ये होता है। ये बात याद रख लो, डिराइव करने के लिए तो टाइम नहीं है। ठीक है, और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके लिए निकालेंगे, अगर बाई एक्सिस, अगर जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे जो कि डायमीटर होता है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई जो हैं, एक्स और वाई इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखेंगे हम, एक्स और वाई का इक्वल ही तो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स, इस रिंग के अंदर एक्स और वाई के जो डायमीटर हैं वह इक्वल हैं, इक्वल लेंथ पर ही तो है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो ये जो आई बाई वाई डैश के अलोंग क्या होगा, ये आई एक्स प्लस आई जेड जो हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई बाई वाई डैश इज इक्वल टू 2IX, और ऐसे भी लिख सकते हैं आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2IZ। तो अगर हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई जेड आई एक्स एक्स डैश के अलोंग अगर निकालते हैं तो क्या होगा, इसके अलोंग निकालेंगे हम तो क्या होगा, आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अपॉन में बाई वाई डैश अपॉन 2। ठीक है,
इस इक्वेशन से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ना, समझे। इस इक्वेशन से सॉल्व करें इसको तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बाई वाई डैश, क्योंकि ये एक्स के तो 2 यहाँ पर इसके नीचे चला जाएगा ना, तो अपॉन 2, तो इस कारण से फिर अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात ये याद रखनी है हमें, परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर हम जिसका भी निकालते हैं, बाई के अलोंग निकालते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स के अलोंग निकालते हैं तो हम क्या ऐड करेंगे, आई वाई प्लस आई जेड ऐड करेंगे। ये तो मैंने देखा है यहाँ पर इक्वल है, अगर किसी में इक्वल नहीं है तो। और आई जेड के अलोंग अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, आई एक्स प्लस आई बाई, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दूसरी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो और देख लेते हैं एक बार। एक्सिस थ्योरम ये क्या होती है, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे ये है, ये कोई डिस्क है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये कोई ए बी है, ठीक है, ए बी है सेंटर ऑफ मास है, और कोई जो एक एक्सिस है ये है एक एक्सिस, ठीक है, ये हम के एल मान लेते हैं। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है अलोंग के एल के, ठीक है, कोई डिस्क हो या फिर कोई रिंग हो, ये रिंग है, ये कोई एक्सिस है, और इसके पैरेलल कोई भी हो, तो पैरेलल में कोई भी अगर उसके टेंजेंट से या कहीं से भी अगर पैरेलल में निकल रहा है तो उसका क्या होगा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग के एल के निकालेंगे तो क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है अलोंग ए बी के अलोंग, जो भी हो इस रोड का जो भी है ए बी के अलोंग सेंटर ऑफ मास के अलोंग, प्लस ये कितनी डिस्टेंस पर है उसके सेंटर ऑफ मास से, ये नया जो एक्सिस है पैरेलल जो एक्सिस है डी डिस्टेंस पर है, तो ये क्या होगा, मास इंटू डी का स्क्वायर, पैरेलल डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा। ऐसे ही रिंग में हो जाएगा। मान लेते हैं रिंग में दे रखा है कि इस एक्सिस से गुजरा है कोई भी क्वेश्चन, तो ये हम मान लेते हैं के एल, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग के एल क्या होगा, ये पैरेलल एक्सिस है, तो जो इसके जो है ज्योमेट्रिकल एक्सिस से निकलते हुए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई आई डैश प्लस एम, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये आर पर है, एम आर स्क्वायर है, डी है डिस्टेंस है, वह कुछ भी हो सकती है, अलग अलग शेप्स के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो आई के एल क्या होगा इस रोड के अंदर, तो ये एम एल स्क्वायर तो होता ही है, तो इसके अंदर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग के एल, इसका क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर, और इसका क्या होगा, रिंग के अलोंग एम आर स्क्वायर प्लस कितनी डिस्टेंस पर है, पैरेलल में एम आर स्क्वायर पर ही होगा, ठीक है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुई, ठीक है। किसी की भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर जैसे कोई ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क यहाँ सेंटर से निकल रहा है, ये पैरेलल में जा रहा है, तो इसका इसके अलोंग जो है के एल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग के एल क्या होगा, डिस्क का क्या होगा, यहाँ डिस्क की यहाँ आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो और अंदर भी हो सकती है डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो एक्सिस के अलोंग है, प्लस के एल की कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, तो एम आर स्क्वायर, ये इस प्रकार से पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। तो यहाँ हमारी जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी कंप्लीट होती है, और सारा हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्वेश्चंस करेंगे तो सारे हो जाएंगे। अब आते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, ये रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अलोंग ऐसे, ठीक है, तो इसका जो है काइनेटिक
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जितने भी इसके अंदर जो पार्टिकल है रोटेट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी है, वह इक्वल टू किसकी होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। तो सीधी सी बात है, जितनी पार्टिकल हाफ m1 कोई पार्टिकल है यहाँ, m1 कोई m2, तो m1 कितनी वेलोसिटी से, b से, तो m1 b1 वेलोसिटी से b1 स्क्वायर प्लस m2 b2 स्क्वायर, ऐसे हाफ mn bn का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, हमने देखा था b अपॉन आर, ओमेगा स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, हम जानते हैं कि हाफ m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से हम इसको जब ऐड करते जाएंगे हाफ m2 r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी किस में है, थीटा में। ये तो हमने किसका देखा था, ट्रांसलेटरी जो मोशन है उसमें यही होता है ना। तो ये क्या है, रोटेशन में हाफ m1 mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। आर एन टू ओमेगा जो होता है भाई तो वेलोसिटी है, तो हमने ये वेलोसिटी के टर्म में b इज इक्वल टू आर एन टू ओमेगा होता है यहाँ पर रखने पर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल क्या आई फाइनली, रोटेशनल जो आपको याद रखनी है वह आई हाफ, ये क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर का क्या होता है आई, और ओमेगा है ये हाफ ओमेगा स्क्वायर। सीधी सी बात है, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मास होता है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जैसे वेलोसिटी होता है, रोटेशनल के अंदर ऐसे ओमेगा होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी के अंदर जैसे कि डिस्टेंस होता है, यहाँ पर थीटा होता है। ठीक है, थीटा चेंज होता है, वहाँ डिस्टेंस चेंज होती है। तो ये बात है बस। ठीक है, बस वही डिफरेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और रिलेशन अगर देखें हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की, वह क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, आई को हम क्या ले सकते हैं, हाफ आई को हम m के स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले भी लिख रखा है ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर होता है। ये अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को। तो देखो यहाँ से हम के को अंदर ले जाएंगे और बी को बाहर ले करके आएंगे, तो हाफ एम बी स्क्वायर और अंडर रूट के मतलब ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ये क्या हुई, ये क्या है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हुई। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी या लीनियर, और के स्क्वायर अपॉन इसको आर स्क्वायर को हम बीटा लिखते हैं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन का जो है यहाँ यूज आ गया ना। ठीक है, तो ये होता है। अब जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू हमें पता है। स्पेयर है, स्पेयर की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5। अगर स्पेयर बोले डायरेक्ट तो उसे हमें हमेशा सॉलिड लेना है, सॉलिड, जर्नली सॉलिड।
और स्पेसिफिकली अगर बोले कि होलो स्फीयर तो 2/3 लेना है, ठीक है। एम आर स्क्वायर, इसको हम रिलेट कर देंगे किससे, एम के स्क्वायर से, तो हमें आर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा ना। तो वह क्या होगा, 2/5 यानी कि 2/5 होगा, 0.4 होगा। ऐसे हम सारे जो है बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें सबका पता है, स्पेयर का पता है, हमें डिस्क का पता है, तो डिस्क का हम निकालेंगे तो वह बीटा क्या आएगा हमारा, 0.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 होता है डिस्क का, ठीक है। और रिंग का क्या होता है बीटा, रिंग क्या होती है रिंग तो एम आर स्क्वायर, तो बन ही आ जाएगा। और सेल का क्या होगा बीटा, 2/3 होगा, यानी कि 0.69। तो ये है, अब यहाँ बीटा निकल कर आ गया, तो हम यहाँ पर इनमें रिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी हमारी हो गई कंप्लीट। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होती है, मतलब कोई भी पहिया है वह रोलिंग करके, मतलब कोई गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर दो होंगी, एक तो यहाँ रोटेशनली काइनेटिक एनर्जी तो हो रही है, पहिया खुद से घूम रहा है, साथ में आगे भी जा रहा है, तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, ठीक है। तो ये दोनों हो गई, अब इसको आप रिलेट कर लो कैसे भी, ठीक है, ज़्यादा रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब आते हैं हम किस पर, मेन जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम कल देखेंगे और कल ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।